गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं संसाधन और विकास का। इसे मैंने नोट्स के जरिए समझा चुका है, अब मैं इसे विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? संसाधन वे सभी वस्तुएं, वे सारी वस्तुएं जिसका हम प्रयोग करते हैं अपने लाइफ में, जो भी पर्यावरण में उपलब्ध हैं, जैसे कि ये स्केल, ये पेन, मानव खुद एक संसाधन है, ये बिल्डिंग संसाधन है, ये बोर्ड संसाधन है, जो भी हम प्रयोग करें सब संसाधन है। अब तो हम बात करते हैं संसाधन के कितने प्रकार के। संसाधन मुख्यतः 4 प्रकार के हैं: उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन है: जैव संसाधन, अजैव संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। जैव, जैव अर्थात जीवन, जिसमें जीवन होगा वो जैव संसाधन होगा। जैसे कि मानव जैव संसाधन है, पेड़ पौधा जैव संसाधन है। इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ये जब लकड़ी का स्केल है, ये जब पेड़ में था तो जैव संसाधन था, अब ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं, ये अब अजैव संसाधन है। अब बात करते हैं समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन: नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य, इसमें भी इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ, नवीकरण अर्थात नया, जिसको हम नया कर सकते हैं, किसी भी रूप में किसी भी तरीके से इसे नया कर सकते हैं, पुनः जीवित कर सकते हैं, वो है नवीकरण योग्य। जैसे कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा हर दिन आप देखते हैं सूरज उगता है, जिससे हमें बहुत रोशनी मिलती है, उसको हम प्रयोग करके बिजली बना रहे हैं, बिजली से टीवी चला रहे हैं, मोबाइल चार्ज होता है, बहुत सारे काम करते हैं। तो सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, पवन हमें हमेशा मिलता है, वो नवीकरण योग्य संसाधन है। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिसको हम पुनः नवीनीकृत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम के सारे सामान, वो अनवीकरण योग्य संसाधन, क्योंकि वो एक बार खत्म हो गया तो उसे दोबारा जीवित करने में लाखों वर्ष लगेंगे। पेट्रोल जीवाश्म ईंधन है और ये शैवाल के सड़ने गलने से और लाखों वर्षों तक दबे रहने के कारण बनता है। तो वो एक अनवीकरण योग्य संसाधन, उसे बहुत समय, लाखों वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा, तो वो एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। अब हम बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब कौन उसका मालिक है। तो इसे भी 4 प्रकार से बांटा गया: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें भी आप चाहें तो इसका अर्थ इसके शब्द से ही निकाल सकते हैं। इसका व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अर्थात जो मेरा है, जो मेरी संपत्ति है, वो व्यक्तिगत संपत्ति मेरी अर्थात हर किसी की। जैसे आपके घर, आपका घर, आपकी ज़मीन, आपकी गाड़ी, आपका सामान जो भी है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है, उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरा है। अब हम बात करते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से हैं? जिसका प्रयोग पूरा समुदाय करता है, अर्थात जैसे कि गांव की चारण भूमि, जहाँ पे आप लोग अपने पशुओं को चराते हैं, गांव का मैदान जिसपे गांव के सारे बच्चे खेलते हैं, वो सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन है। हम बात करते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसपे राष्ट्र का हक होता है, जैसे कि राष्ट्र में कुछ भी खनन हुआ, खनन से उत्पादित सारे खनिज, सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपका एक खेत है, खेत में खुदाई करते वक्त आपके खेत से सोना निकला, आप तो बहुत खुश हो गए कि इतना सोना निकला, मैं अरबपति बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर खनिज निकला उस जगह से, तो वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। तो सरकार किसी भी व्यक्तिगत संसाधन को भी ले सकता है अगर उसे ज़रूरत लगे, क्योंकि वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। और राष्ट्र की संपत्ति में एक और चीज़, समुद्री तट से 22 किलोमीटर तक की दूरी, लगभग 22 किलोमीटर तक की दूरी राष्ट्रीय संसाधन में आता है। हम बात करते हैं अब
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात जो देश के बाहर, देश के बाहर जिस पे पूरे विश्व का अधिकार है। जैसे कि जो भी 200 समुद्री मील की दूरी का अपवर्जक क्षेत्र होता है किसी भी देश से, तो 200 समुद्री मील से आगे का क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। उसे, जैसे भारत को 200 मील के आगे कुछ काम करना है, पेट्रोल निकालना है या कुछ भी काम करना है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से परमिशन लेना होगा। अब हम बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। इसके आधार पर भी 4 प्रकार के हैं: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावित संसाधन अर्थात इसकी संभावना है, अभी हम इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन भविष्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे। जैसे कि इसके विषय में थोड़ा सा मैं इधर से बताना चाहूँगा। एक मिनट। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो राजस्थान का है, राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन उसको हम अभी वर्तमान में उतना प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगला बात कर रहे हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, जिसका हम प्रयोग अभी कर रहे हैं और उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है कि इसका प्रयोग हम कितना करेंगे, कितना हमारे पास साधन उपलब्ध है और कब ये खत्म हो जाएगा अगर इसका इसी प्रकार प्रयोग किया गया तो ये विकसित संसाधन। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम उत्पाद जो भी है वो विकसित संसाधन, उसका हम सर्वेक्षण कर चुके हैं, जानते हैं कि इसका इसी दर से प्रयोग करें तो कब खत्म होगा। अब हम बात करते हैं भंडार। भंडार नाम से क्लियर है, भंडार जिसको हमने जमा करके रखा है, अभी उसका प्रयोग नहीं कर, वो मेरे पास जमा है, भंडार मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ समझ लीजिए, वो पड़ा हुआ कभी भी हम प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक समझने की बात यह है कि भंडार वो है जिसको हम प्रयोग कर रखे हैं, लेकिन उसको उपयोग करने की तकनीक हमारे पास नहीं है। जैसे कि जल में, जल का सूत्र होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करने की, उससे जल से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर उससे ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक हमारे पास नहीं है, तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आएगा भंडार में। अब हम बात करते हैं संचित कोष, जो हमने जमा रखा है। संचित कोष वैसे संसाधन, ये भी संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है, परंतु इसका उपयोग आरंभ नहीं हुआ, भविष्य में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे जल से बिजली निर्माण, जल से अभी बिजली निर्माण हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है, इसे हम संचित रखे हैं कि आगे चलकर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास क्या है? संसाधनों का विकास हम लोग कर ही रहे, संसाधन का प्रयोग करते हैं, उसको विकास के लिए हम दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं। तो संसाधनों का विकास तो हो रहा है, लेकिन संसाधनों का विकास के साथ हम उसको अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जितना मात्रा में हो रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जा रही है, जैसे कि इनमें से कुछ मुख्य समस्याएं ये हैं। जैसे संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग के कारण समाज 2 वर्गों में बट गया है, एक अमीर और एक गरीब। जिसके पास ज़्यादा संसाधन है वो अमीर है, जिसके पास कम संसाधन है वो गरीब है। दूसरा, संसाधनों का ह्रास, संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग से संसाधन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उसको बचाना है। इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। भूमंडलीय, इससे क्या उत्पन्न, संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग से भूमंडलीय तापन हो रहा है। भूमंडलीय तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी गर्म हो जा रहा है। पृथ्वी गर्म क्यों हो रहा है, इसके विषय में हम आगे किसी और पढ़ेंगे। आपको बस इतना बता दूं कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के ज़्यादा मात्रा में पड़ने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, और धुआं के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, और धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण भूमंडलीय तापन भी हो रहा है। बहुत फैक्ट्रियों से सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे केमिकल निकलते हैं, जिसके कारण ओजोन परत का भी अपक्षय हो। ओजोन परत का अपक्षय होने का एक और कारण ये भी है, फ्रिज में CFC होता है। फ्रिज में
हाँ, तो मैं बता रहा था कि ओजोन परत का भी अपक्षय होता है, और ओजोन परत का अपक्षय होने के लिए जो फ्रिज में गैस होता है उसके कारण भी ओजोन परत क्षय होता है। अब हम बात करते हैं प्रदूषण। इसके कारण जिस ज़्यादा मात्रा में संसाधनों का प्रयोग के कारण धुआं निकलता है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। हम लोग संसाधनों का प्रयोग करके उसका कचरा फेंक देते हैं, जिससे कारण हमारी भूमि प्रदूषित होती है, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण भी होता है। तो बहुत सारे प्रदूषण भी इसी संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन हम समझदारी भी दिखाएं। तो समझदारी दिखाते हुए संसाधनों का प्रयोग करना, अर्थात सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है बढ़ना, लगातार बढ़ना, लेकिन एक भविष्य को सोचते हुए, हमारी भावी पीढ़ी को सोचते हुए। जैसे कि हम इसका प्रयोग कर रहे हैं अनवीकरण योग्य संसाधन, पेट्रोल अगर सब हम ही यूज करेंगे तो हमारे आने वाले बच्चे क्या प्रयोग करेंगे? तो ये सतत विकास है कि विकास करना, लेकिन भविष्य को देखते हुए विकास करना, भविष्य के लिए सोचना और विकास करना, वो सतत विकास है। इसके लिए 1992 में एक रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील का एक शहर है, जहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे देश, लगभग 100 देशों के राष्ट्र के अध्यक्ष आए हुए थे, जिन्होंने वहाँ पे मीटिंग की, और मीटिंग में सतत विकास पर वो चर्चा की और बहुत सारे पॉइंट्स दिए। उसमें एजेंडा 21 एक महत्वपूर्ण तत्व है जो वहाँ से निकला। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 ये है कि उसी समय ये फैसला लिया गया कि हर देश अपने राष्ट्र के लिए, अपने स्थानीय निकाय के लिए एक एजेंडा 21 तैयार करेगा। एजेंडा 21 में अपने देश को कैसे वो विकसित करें, किस प्रकार संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए विकास करें, वो एजेंडा 21 में बताया गया। आज के इस वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं, आगे का पार्ट मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।